देखिए पिछले क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर स्टार्ट किया था। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर एक टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह लिखा हुआ एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है नियरेस्ट नेबर। इसके बारे में जरा हमने बात करा था। मैं आपको बताऊं सॉलिड स्टेट का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक एक यही है कोऑर्डिनेशन नंबर। पूरे सॉलिड स्टेट में केवल 3 डिफिकल्ट टॉपिक हैं। एक कोऑर्डिनेशन नंबर जो अभी हम निकालेंगे, एफसीसी इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके बाद 3D पैकिंग जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। 3D पैकिंग से एडवांस में 3 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है जो काफी डिफिकल्ट है। और एक कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी देखेंगे हम जिसको थोड़ी देर में, वो डिफिकल्ट है। इस पूरे कोर्स में केवल ये 2 डिफिकल्ट है, इसके बाद सब कुछ आसान है। इसके बाद सब कुछ आसान है। तो अभी जरा हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखने वाले थे। पिछले क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर जो स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो हमें ये दिखाई दिया था कि एक एग्जांपल जो पिछले क्लास का है, आपको लिखना नहीं, ये सब पिछले क्लास का। देखिए आप, हमने देखा था कि यहाँ पे ए पोजीशन पे कोई अगर मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तो इसका जो नियरेस्ट नेबर होगा एक ये होगा, जरा देख लें आप, एक ये होगा, इसका एक नियरेस्ट नेबर ये होगा और एक नियरेस्ट नेबर ये होगा। मैं अगर आइडेंटिफाई कर रहा था ऐसे 1 2 3 4 और 5, तो मैं कहना चाह रहा था कि 2 3 5 की पोजीशन सेम होगी। 2 3 5 की क्वेश्चन कितनी होगी, सेम होगी। और इसको अगर एज लेंथ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना होगा, ए होगा। और रेडियस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना होगा, 2r होगा। आपको तो पता है कि दो जब कॉर्नर के अगर एटम टच होते हैं तो उनके बीच का जो होगा कितना होता है, आर और आर, हमने कैपिटल आर माना है, कितना होगा ये 2r। कितना होगा, 2r होगा। ये हमने देख लिया पिछले क्लासों में। फिर इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि जब ए के सराउंडिंग में 3 एटम इधर है तो 2 के सराउंडिंग में भी इधर भी एक क्यूब है, आप जानते हैं एक इधर भी क्यूब है, तो एक एटम इधर भी टच होगा। और एक एटम 5 की इधर भी ऊपर भी क्यूब है, तो एक इधर भी टच होगा और एक एटम इधर भी टच करेगा। तो मैं समझाना चाह रहा था कि इस क्यूब के पास टोटल 6 एटम टच करेंगे। इसके पास कितने होंगे, 6 एटम टच करेंगे। तो ऊपर वाला जो हमने यहाँ पे डार्क सर्कल बनाया है, इसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर का एज लेंथ कितना होगा, ए होगा। उनके बीच का रेडियस कितना होगा, मतलब डायमीटर कितना होगा, 2r हम बोलेंगे। लेंथ कितना होगा, 2r बोलेंगे हम। इस तरीके से पिछले क्लास में हमने देखा था। इसके बाद हमने बोला था कि यहाँ पे 6 नंबर और 7th नंबर और 8 नंबर लगा हुआ है। इस मॉलिक्यूल से जो ये डायरेक्शन यहाँ बनता हुआ आ रहा है, 7th नंबर पॉइंट पे डायरेक्शन बन रहा है, ये फेस डायगोनल है। और फेस डायगोनल की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, रूट में 2a। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 से जो 6 की भी वैल्यू आ रही है, 1 से जो 6 की वैल्यू आ रही है, ये भी फेस डायगोनल है और इसकी वैल्यू कितनी है, 2a है। कितना है, 2a। फेस डायगोनल की वैल्यू पिछले क्लास में हमने नोट में लिख रखा है, 2a रूट 2a होगा। और यहाँ से 1 से जो 8 की वैल्यू आ रही है, हमें 1 से जो 8 की वैल्यू दिखाई दे रहा है, 1 से 8 का, ये रूट में कितना है, 3 है। रूट में कितना है, 3 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया था। और पिछले क्लास में ये सारी बातें हमने अच्छे से देख लिया है। पिछले क्लास में ये सारी बातें हमने अच्छे से देख लिया है। वेट करेंगे जरा एक बार। ठीक है, ये हमने देख लिया है। इसके बाद अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी का था, ये एससीसी हमने पिछले क्लास में कर लिया था। अब हमें बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। बीसीसी भी बहुत आसान है और बीसीसी को जरा हम देखने वाले हैं। तो लिखना है बीसीसी का, जरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, बीसीसी का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। पहले एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। आप देखते चलो जरा यहाँ पे पहले। एक बार जरा बीसीसी को पहले स्क्रीन पे देखो, फिर मैं बताता हूँ ये क्या है। बीसीसी का मतलब होता है कि लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। आप जानते हैं प्लस कहाँ पे, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर ये है और कॉर्नर का मतलब ये हो गया, जरा देख लें आप। ये 5, ये 6, इस तरीके से मान लेते हैं। और ये रहा काउंटिंग अगर हम करें तो जरा देख लो, 1 इसको ले सकते हैं और नंबरिंग इस तरीके से करें, ये 2 ले सकते हैं, ये 3, ये 4, अंदर में 5 6 7 8 और 9। जरा पहले काउंटिंग कर लें और उसके क्वेश्चन लिखना है आपको। पहले क्वेश्चन इसके बाद लिखना है आपको, अरेंज एटम्स, arrange atoms of 2 to 9 in increasing order of distance, in increasing order of distance, in increasing order of distance from atom number 1, from atom number 1, from atom number 1
1 लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं, एटम नंबर 1, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस, and also calculate the distance वेट करेंगे फिर 2 बच्चे आए, and also calculate distance is the given unit cell, is the given unit cell, is the given unit cell, is the given unit cell। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं सॉल्व करूंगा, आप जरा देखते चलें। अरेंज एटम्स ऑफ 2 to 9 ऐसा हमने बोला है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस from atom number 1, from atom number 1, and also calculate the distance is the given unit cell, the distance is the given unit cell। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात ये समझ में आ गया होगा, आपने यहाँ तक लिख लिया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब जरा देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा, जरा बार मैं आपको समझाता हूँ। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे पहले देखें, 2D में मैंने आपसे बोला है कि स्क्रीन है हमारा, 3D में हमें समझना है। जब हम इसको बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे, क्या हो गया इस, देखिए जब हमने ड्रॉ किया होगा स्क्रीन पे एक क्यूब बनाएंगे हम, तो हमें पता है कि ये 2 सर्कल इस तरीके से टच हो रहे हैं, रिंग के इनसाइड में यहां से यहां तक की वैल्यू है 2r। जैसे ही कोई बॉडी सेंटर एटम इसमें आएगा, तो बॉडी सेंटर के आने का मतलब है, हमने पिछले क्लास में देख लिया है और हमने बात किया है, बॉडी सेंटर का मतलब है कि एक एटम बीच में पूरा का पूरा होगा और हाफ ऑफ एटम इधर होंगे। देखो जरा इधर स्क्रीन पे जरा इसको जरा एक बार दिखा रहा हूं, आप पहले देखिए ध्यान से, वेट करेंगे जरा एक बार। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, आप रुक जाए, फिर आपको पता चलेगा बॉडी सेंटर क्या है। देखिए ये स्क्रीन आपको इजीली दिख रहा होगा। मैंने पिछले क्लास में बोल दिया आपसे कि ब्रैग्स इक्वेशन हमारे सिलेबस हट गया है, ब्रैग इक्वेशन हमारे सिलेबस हट गया है, तो ये थोड़ा हम हटा लेंगे, ये ब्रैग्स इक्वेशन सिलेबस हट गया है, जेईई नीट में कहीं भी दिया हुआ नहीं, जिसको थोड़ा हम ऐसे ही फॉरवर्ड कर लेते हैं, काम करनी है हमारे। डिवाइस सर्जर इक्वेशन ये भी हट गया है। अब यूनिट सेल, ये जब हमने पिछले क्लास में थोड़ा देखा था, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमने देख लिया है यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल क्या होता है हम जानते हैं ये सारी बातें। ये बिल्डिंग ब्लॉक है कोई, इसको जरा मैं थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख लें आप, ये बिल्डिंग ब्लॉक है कोई, और बिल्डिंग ब्लॉक का ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसका नाम है यूनिट सेल। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जरा मैं स्क्रीन को भी और थोड़ा हाइड कर रहा हूँ, आपको इजीली दिख रहा होगा। इसके बाद ये सब बिल्डिंग ब्लॉक है, आप जानते हैं क्यूब में ऐसा फॉर्मेट रहता है जो बिल्डिंग ब्लॉक रहता है। फिर इसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये यूनिट सेल का फिगर है, बेसिकली बड़ा सा बिल्डिंग है, उसका एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल 2 तरीके का, प्रिमिटिव, सेंटर्ड। ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का स्ट्रक्चर आपको पता है अच्छे से, ठीक है, आपको कुछ भी लिखना नहीं, आप बस देखते चले। सेंटर्ड का मतलब ये है, ये वाला बॉडी सेंटर्ड है, ये जो बीच में बना हुआ है इसका नाम बॉडी सेंटर है। इसके बारे में अभी हम देख रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। एक इस तरीके से बना हुआ है, ये कौन सा, इस तरीके से फेस सेंटर है, फेस सेंटर आपको इजीली दिख रहा होगा। इसके बाद एक ये दिखाई दे रहा है एंड सेंटर है, 2 अपोजिट फेस है, एंड सेंटर है। फिर एक ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से एज सेंटर, ये क्या है, एजेस पे एज सेंटर। इसके बाद हम प्रिमिटिव के बारे में बात करेंगे, तो प्रिमिटिव ये सब इस तरीके से होता है, आप जानते हैं, ये क्यूबिक है, अल्फा बीटा गामा की ये रिलेशन है, हमने अच्छे से देख लिया है पिछले क्लास में। ये टेट्रागोनल का है, ये इस तरीके से ऑर्थोम्बिक का स्ट्रक्चर है। अल्फा बीटा गामा का है, ये भी हमने पिछले क्लास में देखा था, मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर, और ये सब अल्फा बीटा गामा और एबीसी का रिलेशन में याद रखना मैंने आपको बताया है। ट्राइक्लिनिक की है, ट्राइक्लिनिक का ये रिलेशन है, हमने देख लिया है। हेक्सागोनल का नाम ये हमने देख लिया है पिछले क्लास में, रोम्बोहेड्रल हमने ये देख लिया है। फिर इसके बाद हमने देखा था सेंटर्ड, सेंटर्ड ये 3 तरीके के हैं, जरा से देख लें आप। सेंटर्ड ये 3 है, यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा होगा। सेंटर्ड ये 3 है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड, इन सेंटर, इस तरीके से हमने देख लिया है। इसके बाद प्रिमिटिव और वेरिएशन ऑफ यूनिट सेल लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसके वेरिएशन देखते हैं, ये हमने टेबल अच्छे से सबने देख लिया है, ये टेबल हमने पिछले क्लास में देख लिया है। आपको याद होगा क्यूबिक में CTOH RMT या 32411121 था, 32411121 कौन कौन से भाई यहाँ पे बना हुआ है, ये सब भी हमने पिछले क्लास में देख लिया था। उम्मीद करता हूँ आगे बढ़ेंगे। ऑर्थोम्बिक में जरा हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ऑर्थोम्बिक भी हमने अच्छे से देख लिया था। पहला प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर। फिर मोनोक्लिनिक के बारे में बात करेंगे, तो ये मोनोक्लिनिक है, ये ट्राइक्लिनिक है, आप देख सकते हैं ट्राइक्लिनिक है ये। नेक्स्ट इसके बाद जरा हम आगे बढ़ेंगे, तो यूनिट सेल में ये हेक्सागोनल है, ये रोम्बोहेड्रल है, ये रोम्बोहेड्रल है, आप देख सकते हैं।
फर्दर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपको पता है इस तरीके से लिखा हुआ है, ऑल फोर मतलब चारों होंगे, ओनली प्रिमिटिव, सबको हम सम करेंगे तो ये 3 2 4 फिर 2 फिर 1 1 1 देख सकते हैं आप, इनको सबको सम करेंगे तो कितना होगा 14 होगा। इस 14 का नाम आपको पता है क्या होगा, ब्रेविया लैटिस। क्या नाम होगा इसका, ब्रेविया लैटिस। यही सब चीजें लिखी हुई होंगी जिसको हमने पिछले क्लास में देख लिया है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, तो इसके एमसीक्यू जो है ये सब हमने पिछले क्लास में देख लिया है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा होल्ड करके इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वैसे ही सब मैंने पिछले क्लास में सैटरडे के दिन आपको थोड़ा सा पढ़ाया था। ठीक है, ये हमने देख लिया है। अगेन एबीसी का रिलेशन से बहुत क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मैंने बोला एबीसी अल्फा बीटा गामा का रिलेशन थोड़ा हमें याद रखना है। हेक्सागोनल ये है, इसके बाद टेट्रागोनल, ऑर्थोओम्बिक, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, आंसर होगा मोनोक्लिनिक। ये भी हमने क्वेश्चन को देख लिया है। फिर क्यूबिक यूनिट सेल जिसका नाम है प्रिमिटिव सेंटर्ड। प्रिमिटिव के बारे में जैसे देखो लिखा है यहाँ पे, प्रिमिटिव के बारे में लिखा है ये प्रिमिटिव के टाइप्स हैं, प्रिमिटिव इतने टाइप का होगा लिखा है, प्रिमिटिव इतने टाइप का है। तो प्रिमिटिव के बारे में जरा हम देख रहे हैं। ठीक है, ये प्रिमिटिव का टाइप है जिसमें क्यूबिक दिखा रहे हैं यहाँ पे। और क्यूबिक के बारे में जरा प्लीज यहाँ देखना है, ये लाइन थोड़ा हमें देखना था क्योंकि ये लाइन हमने पिछले क्लास में इसको हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। ये हमें दिखाई दे रहा है, मैं जरा इधर स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर दूं पहले। हाँ, जब देखो मैं क्या दिख रहा है, लैटिस पॉइंट 8 होगा। आप जानते हैं एससीसी का लैटिस पॉइंट कितना होता है, 8 होता है। नंबर ऑफ एटम शेयरिंग कितना होता है, 1/8 होता है, आप जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये रहा देख सकते हैं हम वहां पे, ये एटम है इसके साथ। ठीक है, हम देख सकते हैं टोटल इसकी कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है। यहाँ पे देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। और ये इसका 3D व्यू रिप्रेजेंटेशन है जो भी हमने पिछले क्लास में देख लिया है। अभी हमें जो बीसीसी शुरू करना था उसके बारे में जरा हम बातचीत कर रहे थे। तो बीसीसी के बारे में जरा हम देखेंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ये क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में लिखा हुआ है, अल्फा बीटा गामा ये आप जानते ही हैं। बॉडी सेंटर के बारे में जरा प्लीज ये देखना, ये हमें शुरू करना था कि बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, हम ये देखना चाह रहे थे। बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 कैसे आएगा वो जरा हम निकालेंगे। अभी फिलहाल जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो जरा ध्यान से देखना है। ये इसका 2D का स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं बॉडी सेंटर में होगा, और ये 3D में। जरा सभी बच्चों को यहाँ देखना है, मुझे आज की क्लास यहाँ से पढ़ाना था। एक सेंटर में बॉल पड़ा हुआ है, देख सकते हैं वो बॉल, जितने भी कॉर्नर पे एटम लगे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी कॉर्नर पे एटम है उन सभी को क्या कर रहा है, इजिली टच कर पा रहा है। उन सभी को इजिली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हम बोलेंगे बॉडी सेंटर है। इसका मतलब जरा हम अपनी राइटिंग पे अगेन आ जाए। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, देखिए इसका मतलब हो गया बीसीसी का जब स्ट्रक्चर का हम देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैंने आपसे बोला है कि पहले हम कोऑर्डिनेशन को कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से हमने बनाया है क्यूब, और इक्वल साइज का बनाना है क्यूब। आपको मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैसे लेना है, इक्वल साइज का लेना है। ये हमने इस तरीके से बनाया है। और यहाँ पे एक हमने आइटम रखी है जो बॉडी में पड़ा हुआ है, 1 सेंटर में है, 1 2 3 4 यहाँ पे हम लेंगे, इसका नाम 5 6 7 8 और 9। तो मैं अगर ये समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे नियरेस्ट आइटम कौन सा है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो जो बॉडी में सेंटर में पड़ा हुआ आइटम है, बॉडी सेंटर में जो पड़ा हुआ है उसका नाम है 5। उसका नाम क्या है, 5। तो अगर मैं 5 का नियरेस्ट आइटम पूछूंगा कौन कौन से होंगे, तो नियरेस्ट आइटम आगे के 3 4 8 9, अगर क्यूब अगर हम कंसिडर करें तो उस क्यूब में, जो क्यूब आपके पास पड़ा हुआ है उस क्यूब में 3 4 8 9 उस बॉडी सेंटर से इजीली टच हो पा रहे हो। सिमिलर 1 2 6 7 भी क्या हो रहा होगा, 1 2 6 7 भी क्या हो रहा होगा, इजीली टच हो पा रहा होगा। सेम इस एग्जांपल में सभी बच्चे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देखेंगे इस एग्जांपल में आपको इजीली दिख पा रहा हो। आप स्क्रीन पे देखिए इस एग्जांपल में ये एटम, जरा मैं अगर मेरा कर्सर आपको दिख रहा हो तो देखिए ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम इजीली टच हो रहा है। मैं जिसको जरा सा कलरफुल बनाने के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, येलो इस कलर में आपको बिजली दिख रहा होगा। ऊपर के 4 एटम किसी भी डायरेक्शन में, आप जानते हैं किसी में भी 4 एटम होगा, क्यूब होगा तो कहीं से भी 4 लेंगे। और नीचे में अगेन देखिए इस तरीके का 4 एटम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पीछे वाले का 4 ऊपर का येलो और 4 नीचे का येलो, बीच में जो एक बॉल पड़ा हुआ है वो सब जगह इजीली टच कर पा रहा होगा। जब भी कोई 2 एटम टच करते हैं, हमने पिछले क्लास में बोला है कि जब भी कोई 2 एटम टच करेगा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस वाले क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 8 होगा। बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। अब जब इसको हम देखेंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे नियरेस्ट आइटम कौन होगा, 5। और 5 की वैल्यू कितनी होगी, रूट में 3a/2। हम जानते हैं कितना होगा, रूट में 3a/2, जो इसका नियरेस्ट नेबर होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 8 होगा। यही सबसे नजदीक है, आप समझ पा रहे होंगे 5 पॉइंट से सारे एटम कैसे नजदीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एटम नंबर 2,
इक्वल टू 3 इक्वल टू 6 होगा। एटम नंबर 2, 3 और 6 की वैल्यू कैसी होगी? इक्वल होगी। और ये वैल्यू कितना होगा? ए होगा। एटम नंबर 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू और 6 की वैल्यू जरा सा आप देख लें, बिल्कुल सेम होगा। और ये वैल्यू कितनी होगी? ए होगी। और ए का मतलब आप जानते हैं, ए का मतलब क्या होता है? 2r होता है, जो हम लिखना नहीं चाहते हैं। और इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। फिर इसके बाद हम देखेंगे 2, 3, 5 बार एटम नंबर 4, 8 और 7। 4, 7, 8 या 4, 8, 7 हम देख लेंगे, जो भी हम ऑर्डर रखना चाहते हैं। 4, 8, 7 की जो वैल्यू होगी, इसके बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे रूट में कितना होगा? 2a। और ये कितना होगा? n का पावर 4 आप जानते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितना होगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। इसके बाद हम 9 लास्ट में रखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी होती है? रूट में 3 है। और ये कितना होगा? n का पावर 5। अगर ये बात आपको समझ में आया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। अगर ये पूरी बात आपको समझ में आया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करना है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, बीसीसी को लेकर दोबारा बोलता हूँ। बीसीसी और एफसीसी डिफिकल्ट है, इन पे हम ग्रिप बना लेंगे, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर से सुन लें, आपको तो सीधा यही याद रखना था कि एससीसी में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, बीसीसी में 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन कभी एग्जामिनेशन में आगे कैसे निकालेंगे? तो सेंटर में एक आइटम पड़ा हुआ जिसका नाम है 5। 5 नंबर पोजीशन से अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो 3, 4, 8, 9 जो होंगे सारे 5 से टच कर रहे होंगे। 1, 2, 6, 7 में टच कर रहे होंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। सबसे नियरेस्ट जो इस एटम होगा रूट 3a/2 होगा। थ्रू 2, 3, 6 की जो वैल्यू होगी ये होगी। 4, 8, 7 की वैल्यू कितनी होगी? रूट में 2a होगा। और रूट में 3 की वैल्यू किसी होगी? 9 की होगी। ये बात हमने देख लिया है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो आप अगर याद रखना चाहें, मैं जरा यहाँ थोड़ा पहले ये भी जरा समझा दूं, फिर मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। जरा यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे हम टाइप, जरा सभी बच्चे देखें, ये 2 लाइन लिखेंगे बस। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस और यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हम दो लाइन देखना चाहते हैं। अगर मैं नियरेस्ट नेबर के बारे में अगर बात करूंगा तो नियरेस्ट नेबर की वैल्यू कितनी होगी? रूट 3a/2। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। 5 सभी एटमों को टच कर रहा होगा। 5 आइटम सभी को टच करना होगा। अगर मैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर को देखूंगा, केवल 2 ही निकालेंगे। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर को देखो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? रूट में 2a। अब जब कैलकुलेट करोगे रूट में 2a की वैल्यू तो कितनी हो गई? ये टोटल 12 होगा। कितना होगा? टोटल 12 होगा। अगर वैसे आप याद रखना चाहते हो सीधा सीधा तो मैं जरा इधर लिख रहा हूँ, जरा देखिए यहाँ पे। अगर आप इसको इजीली याद रख पाए तो यहाँ जरा मैं लिख रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अगर कहीं एज लेंथ a या a/2 आएगा तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। मैं जरा यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ए कहीं आता है या a/2 आएगा तो उसका 6 होगा। ए का तो आपको पता है, जरा मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ जरा देखो, और a/2 का बताता हूँ कैसे होगा। छोटा सा क्यूब बना के दिखा रहा हूँ, आप देख लो अच्छे से। पहले ए का मतलब हुआ एटम यहाँ पड़ा हुआ है और इसके 6 एटम, एक यहाँ क्रॉस, एक यहाँ क्रॉस, एक यहाँ क्रॉस, एक इधर, आप जानते हैं किधर, और एक इधर। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यही है। a/2 का बस इतना ही मतलब है कि ए का मतलब क्या है? एज लेंथ। एज लेंथ ही होता है, आप जानते हैं। मान लेते हैं जैसे ये क्यूब पड़ा हुआ है, जरा से देखिए ये क्यूब है, तो इस क्यूब का ये जो लाइन ऊपर में ब्लैक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ब्लैक पेंसिल जो दिखाई दे रहा है, ये क्यूब में ये एज लेंथ है। कितना है? एज लेंथ है। और ए की वैल्यू कितनी होती है? 2r। और a/2 का मतलब क्या होता है? इसके सेंटर में। a/2 का मतलब क्या है? इसका बस सेंटर। इसका क्या है? सेंटर। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ए का होगा उतना ही a/2 का होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेना है? 6 लेना है। ये किस केस में लेना है? जब क्यूबिकल हो। क्यूबिकल का मतलब कैसा हो? सिमेट्रिकल हो। कैसा हो? सिमेट्रिकल हो। इसके बाद जरा देखो कहीं लिखा होगा ऐसा, रूट में 2a या a/√2 लिखा होगा कहीं, ऐसा लिखा होगा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ध्यान रखना है कितना होगा? 12 होगा। रूट में 2 अगर आपको याद होगा तो फेस सेंटर होता है, फेस सेंटर का कितना होगा? 12 होगा। आप कभी भी देखोगे फेस सेंटर पे जो होंगे टोटल एटम कितने टच कर रहे होंगे? 12 टच कर रहे होंगे। टोटल एटम कितने टच करेंगे? 12 टच करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रूट में 3a, या हम बोल सकते हैं रूट में 3a/2, इस तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर ये कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो इसकी वैल्यू, ये बॉडी सेंटर का है और बॉडी सेंटर का कितना एटम टच करेगा? 8। तो हम बोल सकते हैं इसके 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। अगर आप ये याद कर पाए लाइन तो आपको इजीली हर क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर ये इजीली अगर याद कर पाए तो हर क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं, एफसीसी जरा सा देखते हैं एक बार थोड़ा। नेक्स्ट इसके बाद जरा हम लोग एफसीसी देखते हैं।
सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें एफसीसी। एफसीसी में भी हम क्या करेंगे, क्यूब बनाते हैं जरा से समझाने के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एज सेंटर वगैरह हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं, वो भी आपको क्लियर होगा। जरा यहाँ देखो, ये एफसीसी थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। एफसीसी जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफसीसी का मतलब होता है एटम यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, किसी एक फेस पे रहेगा, ऊपर पे लिख लो, नीचे पे लिख लो, लेफ्ट में लिख लो, राइट में लिख लो, टॉप पे लिख लो, बॉटम पे लिख लो। तो हमने इधर लिख लिया, इधर लिखा, राइट साइड में लिख दिया। आपको तो पता है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ए है। कितना, ए का मतलब एच लेंथ है, ए लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2r है। कितना है, 2r है, आपको अच्छे से पता है। अगर मैं जरा प्लीज यहाँ देखिए, मेरे पेंसिल को जरा देखना है, मैं इसमें ड्रॉ करना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ा इधर एक बार बना के दिखाता हूँ। जरा यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर इस पूरे फेस सेंटर का डिस्टेंस, एक बार जरा मैं अच्छे से इसको बना के दिखाता हूँ, आप देखते चलो पहले। ये रफ है, आपको बनाना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर इस फेस सेंटर का ये क्यूब था, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2r मान लेते हैं, मतलब ये दोनों क्यूब का ये जो डिस्टेंस है ये 2r था, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, a/√2। कितना होगा, a/√2। आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, कितना होगा, a/√2। तो अगर मैं जरा सा देखूं इस पॉइंट से, एक आइटम यहाँ है, जरा देख लो, एक आइटम यहाँ है इसका, अगर एटम की नंबरिंग कर दो 1 2, इस तरीके से नंबरिंग कर देता हूँ 3 4, जरा देखते चलना है, 3 4 यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, ये दोनों जो डिस्टेंस हमने लिया है, ये दोनों डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, ये जो वैल्यू की डिस्टेंस होगी वो कितना होगा, a/√2। कितना होगा, a/√2। अगर आपको a/√2 को अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर में। आप देखो पहले इसके, अगर हम एटम के बारे में बात करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर की अगर बात करूंगा, तो इस फेस का, अब फेस जरा सा देखो पहले क्या है, जरा प्लीज यहाँ मेरे हाथ को देखेंगे, सब लोग दिख रहा होगा, जरा मैं स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, ठीक है। जरा यहाँ देखो एक बार, शायद आप स्क्रीन में बड़ा जरा कर रहा हूँ, आप देखो अच्छे से पहले। देखिए एक फेस ये है, एक क्यूब ऐसा बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, इसके बाद एक इधर भी लगा हुआ होगा और एक ऐसा लगा हुआ, और इस फेस के डायरेक्शन में ये फेस पे एक एटम को यहाँ पड़ा हुआ है। इसकी अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूंगा, तो इस पे जो एटम पड़ा होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से नियरेस्ट नेबर एक ये होगा। इस लाइन को ये भी टच कर रहा है, तो एक नियरेस्ट नेबर ये होगा, जरा सा देख लें आप। इसके बाद इसका एक नियरेस्ट नेबर बेस वाला भी होगा, एक नियरेस्ट नेबर ये होगा, तो दो नियरेस्ट नेबर इधर हो गए, जरा सा देख लें आप, एक ऊपर लाइन और एक नीचे लाइन, ये दो गए। और जो ये बीच में एक प्लेन है, ये भी होगा। आप तो जानते हैं कि मतलब जो होता है कॉलेज, जब हम निकालते हैं क्यूब में, तो क्यूब में फेसेस देखेंगे, तो एक यहाँ फेस होता है, एक ऊपर फेस होगा, एक नीचे और एक यहाँ, और दो इसके सेंटर में। आपको पता होगा टॉप बॉटम यहाँ पे लेते हैं, लेफ्ट राइट, और यहाँ पे फ्रंट और बैक, हम यहाँ पे फ्रंट बैक ले रहे थे क्यूब में। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस मॉलिक्यूल का जब हम देखेंगे, तो एक आइटम ये होगा, एक आइटम ये होगा, दो बीच में फ्रंट बैक, क्यूब के अंदर दो फ्रंट बैक लिखा हुआ था, फ्रंट बैक। और एक ये वाला, ये तो टच ही नहीं कर रहा है, ये तो टच ही नहीं कर रहा है, टच ये कर रहा है इस लाइन से ये लाइन, ये पिलर से ये पिलर टच कर रहा है, ये पिलर टच कर रहा है, बीच के दो पिलर टच कर रहे हैं, ये टच नहीं कर रहा है। तो टोटल पिलर जरा देखेंगे इधर कौन होगा, 4 एटम यहाँ पे, 1 2 3 4, जो हमने हाथों में डिफाइन किया। इस एटम के यहाँ पे जो 4 एटम है, 4 ये, इधर 5, इधर 6, बीच में इधर 2, ठीक है। फिर सिमिलरली क्यूब इधर भी पीछे होगा, इस क्यूब का जो इसके पीछे वाला क्यूब है, इसका ऊपर एक एटम, फिर नीचे एटम, और दो एटम इधर भी मिलेगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, स्क्रीन पे लेकर दोबारा आते हैं, इसको देखते हैं। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर वापस आके हम देखेंगे। जरा देखो आप इसको, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसे कौन कौन से आइटम होंगे, जरा देखते हैं एक बार। एक आइटम ये होगा इसका, देखिए एक आइटम ये होगा नियरेस्ट नेबर, एक ये इसका नियरेस्ट नेबर होगा, एक ये नियरेस्ट नेबर होगा, ये नहीं, ये भी होगा। जरा प्लीज देखो यहाँ पे थोड़ा सा, ये नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको मैं क्रॉस से बना रहा हूँ, आपको ये बनाना नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक ये होगा, ये इधर में 4 और इधर में ये लगे हुए। इसके बाद आपको पता है एक क्यूब इधर और भी होगा, आपको अच्छे से पता है एक क्यूब इधर और भी होगा, जो बना हुआ पहले से। एक रूम के इधर भी क्यूब होगा, और इस क्यूब को जरा हम डिफाइन करें, इस क्यूब को जरा हम डिफाइन करें, तो ये ऐसे होगा, जरा देख लो प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा। एक क्यूब ये भी होने वाला है, इस तरीके से एक क्यूब ये भी बनने वाला है बेसिकली, ठीक है। ये थोड़ा हमने ऐसा बना दिया, सॉरी, ऐसा एक क्यूब इधर होगा। इसके लिए देखो एक आइटम ये होगा, जरा प्लीज देखें यहाँ पे, एक आइटम ये होगा, एक आइटम ये होगा, और एक आइटम ये होगा।
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जरा देखना चाहते हैं, तो 4 आइटम इसी में है। क्या दिखाई दे रहा है जरा देखो, 2 क्यूब है, जरा देखो ऐसे हाथ पे सारे 2 क्यूब ऐसा बना हुआ है, इस क्यूब में एक ऐसा बना हुआ है, 2 क्यूब में एक क्यूब ये है, पूरा लाइन ऐसा 1 2 3 4 नंबरिंग है, और एक क्यूब इधर बना हुआ है। तो अगर इसमें मैं 12 कोऑर्डिनेशन नंबर लिखूं तो 1 2 3 4 आइटम इधर टच कर रहे हैं। इधर वाले साइड में आके देखिए तो इसमें 4 आइटम टच कर रहा है, कौन कौन सा, टॉप बॉटम, 2 फ्रंट बैक। इधर भी आके देखेंगे तो टॉप बॉटम फ्रंट बैक टच कर रहा है। मैं समझाना चाहता हूँ कि इधर ये भी टच नहीं करेगा, ये भी इधर टच नहीं करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। अगर ये पूरी बात समझ में आया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करें। अगर ये पूरी बात जरा समझ में आया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करें। ठीक है, जरा इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, फिर हम लोग स्लाइड में देखेंगे इसके बारे में। टाइप इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है डिस्टेंस, इधर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर। थोड़ा इसको देखते हैं दोबारा एक बार। टाइप में है एनएन, नियरेस्ट नेबर कितना होगा, ए बाई रूट टू, आप जानते हैं ए बाई रूट टू, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12। इसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के बारे में अगर हम बात करूं तो कितना होगा ए, और इसकी वैल्यू होगी 6। इसको स्लाइड में जरा चल के एक बार देखते हैं दोबारा, पहले थोड़ा देखिए यहाँ स्लाइड में, सब बच्चे यहाँ देखिए, ये बॉडी सेंटर्ड के बारे में लिखा हुआ है। बॉडी सेंटर के बारे में हमने जरा से देख लिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कौन कौन से आइटम होंगे 8 आपको इजीली दिख पा रहा होगा। बड़े से क्यूब में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें डॉटेड डॉटेड अलग अलग कलर यूज किया गया है। बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक यूनिट सेल नहीं है, वो पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, उसको हमने छोटा सा एक पार्टिकल बाहर निकाला जिसका नाम है यूनिट सेल। ये बॉडी सेंटर के स्ट्रक्चर है, हमने देख लिया। फिर जरा से हम एफसीसी की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी मॉलिक्यूल में एफसीसी में अगर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर था, अगर एफसीसी देखते हैं जरा सा, एफसीसी को स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन होगा, ये एफसीसी है। जरा से देख लो, ये एफसीसी इधर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे देखें एफसीसी का ये 2D फिगर है और एफसीसी का ये 3D फिगर है। 3D फिगर में मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्लू बॉल जो है हर फेस पे लगे हुए हैं। तो टोटल फेस की वैल्यू 6 होगी, आप जानते हैं टोटल फेस की वैल्यू कितनी है 6 है, और एक फेस जो होगा 4 कॉर्नर को टच करेगा। क्या करेगा, 4 कॉर्नर को टच करेगा। तो जेड की वैल्यू आप देख सकते हैं, पिछले क्लास में हमने लैटिस पॉइंट, पिछले क्लास में हमने जेड, पिछले क्लास में हमने लैटिस पॉइंट, पिछले क्लास में हमने जेड, सबको अच्छे से देख लिया था, आप जानते हैं ये सब हमने निकाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हमने ये सब अच्छे से समझ लिया है। कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, कैसे कैसे हुआ 1/2, ये सब अच्छे से हम समझ गए हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए। इसको फेस सेंटर बोलते हैं, मैंने अच्छे से देख लिया है, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर 3D रिप्रेजेंटेशन है, आप देख लें कौन कौन से आइटम है जो हमने क्यूब राइट टू लेफ्ट में बनाया था, इसने टॉप टू बॉटम में रख के क्यूब को बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं जो येलो बॉल है, जो भी येलो बॉल यहाँ पे बने हुए हैं, ये इसके नियरेस्ट नेबर है। जो येलो बॉल इसने पहले सब दिखाया कि टोटल ये होने चाहिए फेसेस, टोटल ये फेस होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है ये वाला एक नहीं पार्टिसिपेट करेगा और एक ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैं बस जरा दोबारा बोलता हूँ, इधर हमारा जो क्यूब था वो इस फॉर्मेट में था, हमारा जो 2 क्यूब बने हुए थे इस फॉर्मेट में थे, इसने दोनों क्यूब को इस फॉर्मेट में लिया है। हमने इस फॉर्मेट में लेके लास्ट वाला और लास्ट वाले को टच नहीं कराया था, मैंने बताया ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा, इसने इस तरीके से कर दिया है। सेम क्यूब को ऐसे लेकर आएंगे तो ये भी और नीचे वाला भी एक दूसरे को क्या करेगा, मतलब जो होगा इसका नियरेस्ट नेबर नहीं होगा। तो नियरेस्ट नेबर के बारे में जरा देखो, इसने क्या क्या कर दिया है, ये इसके नियरेस्ट नेबर है, नियरेस्ट नेबर यहाँ पे आपको इजीली अब दिख पा रहा हो, और ये इसका नियरेस्ट नेबर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा 12। नेक्स्ट इसके बाद जरा इसके एमसीक्यू है, जरा सा देख लेते हैं प्लीज, जरा यहाँ देखना है एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट पॉइंट्स क्वेश्चन है यहाँ पे, जरा सा देख लो। पहला जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, तो कर लेंगे आप। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं। पार्शियल सॉरी पार्टिकल एट कॉर्नर ऑफ क्यूब कंट्रीब्यूशन कितना होता है, आप जानते हैं 1/8 होता है, आपको अच्छे से पता है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जरा सा आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी अभी मैंने आपको समझाया कितना होता है 8 होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जरा सा देखेंगे पार्टिकल एट फेस ऑफ क्यूब कंट्रीब्यूट्स। मैंने ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं क्लास में करवा रहा हूँ, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। फेस सेंटर्ड पे जो पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स कितने करेंगे हाफ, आप जानते हैं। फिर द ऑर्डर ऑफ जेड, जेड का ऑर्डर में पता है, एससीसी बीसीसी और एफसीसी का कितना होता है, जेड का एससीसी का कितना होता है 1, तो 1 का ऑर्डर देखेंगे, और बीसीसी का कितना होता है 2 आप जानते हैं, और एफसीसी का 4 होता है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के बारे में जैसे देखो लिखा हुआ है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ये होता है, जरा ये भी सब थोड़ा स्लाइड देख लेते हैं अच्छे से आप।
सिंपल क्यूबिक का ये स्ट्रक्चर है, ये रेडियस है, ये उसका एज लेंथ है। ये एज लेंथ के बारे में चीजें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लो अच्छे से। ये सब हमने पिछले क्लास में देख लिया है। पैकिंग इफिशिएंसी वगैरह ये सब लिखा हुआ है, आप जानते हैं हमने पैकिंग इफिशिएंसी भी कैलकुलेट पिछले क्लास में कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जरा चलते हैं आगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ये एज लेंथ है जिसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है। ये आप जानते हैं 2D फिगर है, इसका ये 3D फिगर है। 3D फिगर कितना है, ए, और ए इक्वल टू 2r स्मॉल लेटर में है, लेकिन हमने कैसा लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। हमने कैसे लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। ये बीसीसी का स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं बीसीसी हमने देख लिया है। बीसीसी का स्ट्रक्चर ये कैसे पता चला, आर है, ये सी है, ये क्या कैलकुलेशन है, ये अभी हम देखने वाले हैं। ये जरा सा अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये जरा अभी हम देखने वाले हैं, तो जरा चलते हैं नेक्स्ट जरा सा टॉपिक पे। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है, जरा प्लीज सभी बच्चे देखें स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन ऐसा है कि हमने जब स्टार्टिंग करा था लेक्चर, तो हमने वहां पे देखा था कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एज सेंटर, एंड सेंटर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इस तरीके से नाम है। फिर हमने देखा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला। हमने देखा बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला। फिर हमने देखा वहां पे एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी देखा और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला। लेकिन हमने एसीसी का, ध्यान से जरा सुनना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है लेकिन कभी एग्जामिनेशन में आएगा। हमने एसीसी का ना पैकिंग एफिशिएंसी निकाला है, ना कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है। ऐसा क्यों? एसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर हम नहीं निकालते, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है, हमने ड्यूरिंग लेक्चर में बात कर लिया है कि जिसका पैकिंग एफिशिएंसी जितना अच्छा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही सिमेट्रिकल होगा। जिस मॉलिक्यूल का पैकिंग एफिशिएंसी जितना अच्छा होगा वो मॉलिक्यूल उतना अच्छा या उतना ही सिमेट्रिकल होगा। सभी मॉलिक्यूलों में पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी का सर्वाधिक होता है, आप जानते हैं एफसीसी का 74% है, तो हम बोलेंगे वो ज्यादा से ज्यादा सिमेट्रिकल है। इसीलिए वो मॉलिक्यूल एचसीपी हेक्सागोनल ग्लोस पैकिंग और सीसीपी क्यूबिकल ग्लोस पैकिंग भी शो करता है। एट सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज ईसीसी, ये मॉलिक्यूल पैकिंग एफिशिएंसी भी इसकी ना के बराबर है। और इस मॉलिक्यूल का भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल के आपको दिखाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका जो है सिमेट्रिकल पैटर्न में नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका कैसा होगा, सिमेट्रिकल पैटर्न में नहीं होगा, इसीलिए इस मॉलिक्यूल का हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकालते हैं। लेकिन एक बार जरा हम निकाल के इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखना आपको, थोड़ा क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर या डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए एंड बी। जरा यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें। ए एटम ये है, जरा मैं थोड़ा इसको ऐसे सर्कल बना रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ए एटम कौन है, ए सर्कल टाइप का है, और बी एटम कौन है, क्रॉस है। क्रॉस यहां बना हुआ होगा, आप समझ पा रहे होंगे। मैं ही इस क्वेश्चन को करूंगा, आप देखते चले जरा सा। ये बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है। बी कहाँ पे है, एजेस पे है, मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ। बी कहाँ पे है, एजेस पे है, और ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे। ये ओ नहीं है, सर्कल अपनी मर्जी से हमने बना लिया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए दोनों पॉइंट को, डिफ्रेंशिएट कर पाए। बोल रहा है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको। तो अगर मैं ए का कोऑर्डिनेशन नंबर देखूंगा तो मैं समझाना चाह रहा हूँ ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर, और ए एससीसी शो कर रहा है। ए केवल केवल ए क्या कर रहा है, एससीसी शो कर रहा है। एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। बी कौन है, एज लेंथ, जरा प्लीज यहाँ देखना है। बी का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं देखूंगा तो बी कौन है, एज लेंथ, जरा प्लीज यहाँ देखना है। एज लेंथ इस लाइन को बोलते हैं, जरा मेरे हाथ को देखना है, एज लेंथ इस लाइन को बोलते हैं। इस लाइन को देख के सभी बच्चों को पता चल रहा है कि दो कॉर्नर को इसने टच किया है। ये जो ब्लैक पेंसिल है ये दो कॉर्नर को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। इसके नियरेस्ट आइटम कितने होंगे, 2 होंगे। सिंस इस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन नंबर सिमेट्रिकल नहीं है, एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर सबका 6 आ रहा है, बीसीसी में 8 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर नहीं, केवल नियरेस्ट नेबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, एफसीसी में 12 है, यानी सब में सिमेट्रिकल है, एक ही जैसा है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें दो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसीलिए एज लेंथ या इसीलिए एज क्यूबिक सेंटर या ईसीसी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए ईसीसी जो है एग्जिस्ट नहीं करता। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा हो। अगर यहां तक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आया हो तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे, जल्दी से जरा यस मैसेज ड्रॉप करना है।
ठीक है, शुरू करेंगे जो अगली हेडिंग, उसका नाम है वाइड। वाइड का मतलब होता है गैप, वाइड का मतलब है गैप। तो जरा हम गैप अब देख लेते हैं, गैप कैसे निकालते हैं, गैप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ये देखते हैं हम। एनसीईआरटी में केवल वाइड लिखा हुआ है, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये नहीं लिखा हुआ है। हम लेकिन वाइड कैलकुलेट करके क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि सही है कि नहीं। तो लिखेंगे वाइड, वाइड के अंदर जो हम पहली हेडिंग लिखेंगे उसका नाम है इंटरस्टिशियल वाइड। जरा प्लीज यहां देखना है, इंटरस्टिशियल वाइड लिखा हुआ है, इंटरस्टिशियल वाइड। इसमें लिखना है गैप, जीएपी, गैप फॉर्म्ड इन बिटवीन, gap formed in between, gap formed in between the touching sphere, the touching sphere, the touching sphere are known as, are known as void, are known as void। जरा देखिए क्या लिखा भाई, दो एटम टच कर लेंगे, इसके बाद रफ है ये लिखना नहीं, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। इसके बाद जब तीसरे एटम को हम जब टच कराएंगे, तो तीसरे एटम को टच कराने के बाद ये जो गैप यहाँ बन रहा है, जो हम डार्क कर दे रहे हैं, ब्लैक कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो गैप यहाँ बन रहा है, या फोर एटम को जब हम टच कर देंगे, फोर एटम इस तरीके से अगर टच हो जाए, फोर एटम को टच होने के बाद ये जो गैप यहाँ बन रहा है, यहाँ पे ये जो गैप बन रहा है, इसी का नाम है गैप, या इसी का नाम है वॉइड। वॉइड क्या है, दो एटम, थ्री एटम, फोर एटम या बहुत सारे एटम को टच होने से जो स्पेस वैकेंट रह जाएगा, उस स्पेस का ही नाम है इंटरस्टिशियल वॉइड। क्या नाम है उसका, इंटरस्टिशियल वॉइड। क्लियर हो गया होगा। देखेंगे इसके बाद पैराग्राफ जरा चेंज करके, एंड देयर आर टू टाइप्स, एंड देयर आर टू टाइप्स, एंड देयर आर टू टाइप्स। पहला लिखेंगे प्लेनर वॉइड, फर्स्ट है प्लेनर वॉइड, ब्रैकेट में लिखेंगे 2D वॉइड। फर्स्ट है प्लेनर वॉइड, ब्रैकेट में लिखेंगे 2D वॉइड। फर्स्ट है प्लेनर वॉइड या 2D वॉइड, प्लेनर का नाम है 2D वॉइड, इसमें लिखना है। या थोड़ा दूसरा भी देख लेते हैं पहले, फिर हम शुरू करेंगे एक एक करके सेपरेट। दूसरा नाम है, दूसरे का नाम ऐसे तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में 3D वर्ड, लेकिन हम इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेंगे और इसका हम नाम लिखेंगे नॉन प्लेनर वर्ड, जिसको हम लोग बोला करेंगे 3D। ऐसे लिखना है 3 डायमेंशन वर्ड, 3D वर्ड। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग लिखना है प्लेनर वर्ड, फर्स्ट लिखेंगे प्लेनर वर्ड। प्लेनर वर्ड में लिखना है void in which, void in which center of a sphere, void in which center of a sphere, void in which center of a sphere लिखा आप लोगों ने, and center of void, and center of void in same plane, center of a sphere and center of void in same plane is known as, is known as planar void, is known as planar void, full stop। फिर से पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, and there are two types, and there are two types। पहले का नाम है, जरा प्लीज यहां देखेंगे, फर्स्ट का नाम है ट्रायंगुलर void और दूसरे का नाम है स्क्वायर प्लेनर void। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, एनसीईआरटी में इतने सारे void लिखे हुए नहीं है, लेकिन मैं सारे void एक ही जगह पढ़ा दूंगा। इसके बाद कोर्स में जब भी void आएगा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए नोट्स में हो गया है। तो लिखना है ट्रायंगुलर void, दूसरा है स्क्वायर प्लेनर void, दूसरा स्क्वायर प्लेनर void। क्लियर हो गया। सेकंड लिखेंगे नॉन प्लेनर void, इसको मैं समझाऊंगा अभी, पहले आप लिख लीजिए। सेकंड लिखेंगे नॉन प्लेनर void, सेकंड लिखेंगे नॉन प्लेनर void। नॉन प्लेनर void में लिखना है आपको void in which, void in which center of a sphere, void in which center of a sphere, void in which center of a sphere and center of void, and center of void are not in same plane, are not in same plane, are not in same plane is known as non-planar void, is known as non-planar void। And there are three types, paragraph change करके लिखना, there are three types, and there are three types। ये लिखना है आपको जरा सा,
ओवी, और थर्ड लिखेंगे क्यूबिकल वॉइड। मैं जरा एक लाइन आपको बोल दूं, ऊपर में ट्रायंगुलर, उसका कोई सिंबॉलिक हमने नहीं लिखा है। स्क्वायर प्लेनर कोई सिंबॉलिक नहीं लिखा है। टेट्राहेड्रल टीवी सिंबॉलिक फॉर्म है, ऑक्टाहेड्रल ओवी सिंबॉलिक फॉर्म है। दो सिंबॉलिक फॉर्म हम केवल यूज करेंगे, टीवी और ओवी। ड्यूरिंग ऑल लेक्चर्स हम बोलेंगे टीवी है, ओवी है, टीवी है, ओवी है। आपको ध्यान से देखना है बस टीवी ओवी क्या होता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी में वाइल्ड नाम के टॉपिक को सेपरेट नहीं पढ़ाया, उसने केवल डेफिनेशन लिख दिया है। मैंने हर टॉपिक को सेपरेट करके पढ़ा दिया ताकि आप समझ पाए। इसमें भी ये दो टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरा अच्छे से तैयार आपको करना है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस में एडवांस में यहाँ से आया हुआ है, एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। नेक्स्ट जरा सा लिख दिया होगा आपने। अब हम पहला थोड़ा सा देखेंगे एक बार, क्यूबिकल, सॉरी पहला जरा सा हम देखेंगे ट्रायंगुलर वर्ड। ये लिखना है, ट्रायंगुलर वर्ड लिखना है, ठीक है। एक बार जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे थोड़ा देखेंगे ट्रायंगुलर वर्ड में, जरा डेफिनेशन तो लिख लेंगे। पहले जरा सा इधर देखो क्या है ट्रायंगुलर वर्ड के बारे में। आपको पता होगा, हमने ड्यूरिंग लेक्चर ये चीज देखा है कि दो स्फीयर जब भी कहीं टच कर रहे हैं, या पहले फोर टच करा लेते हैं जरा प्लीज यहाँ देखो, तो हमें पता है कि एक क्यूब बन रहा है, और इस क्यूब में इसको आर ले रहे हैं, इसको आर ले रहे हैं, आर आउटसाइड, यहाँ पे हमने आर आउटसाइड। ये दो आर की जो वैल्यू है इसको हम ले रहे हैं टू आर, और टू आर को हम ए मान रहे हैं। और मैंने आपसे बताया कि ए जो है एज लेंथ है, और एज लेंथ की वैल्यू एनसीईआरटी में स्मॉल लेटर में लिखा होगा आर, लेकिन हम किस में लेंगे, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखेंगे आर। क्लियर हो गया होगा। अब ट्रायंगुलर वॉइड जैसा डेफिनेशन देखो जरा से क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड के बारे में बात करेंगे। तो ट्रायंगुलर वॉइड ये होता है, जरा प्लीज सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, काफी इंपॉर्टेंट है तभी आपको समझ में आएगा, देखोगे तब। तीन आइटम हो और तीनों एक दूसरे को टच कर जाए, इक्वल साइज के तीन सर्कल बनाना है। पहले ध्यान से सुन लो, फिर मैं डेफिनेशन बोलूंगा, उसको ध्यान से देख लेना। इक्वल साइज के तीन सर्कल हम बनाएंगे, दो ऊपर बना लो या एक नीचे बना लो। अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे बना लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक ऊपर बना लो, दो नीचे बना लो। इनके बीच का ये जो गैप है इसी का नाम है ट्रायंगुलर वॉइड। इसी का क्या नाम है, ट्रायंगुलर वॉइड। हमसे क्वेश्चन क्या आएगा जरा प्लीज देखो, मैं आपको जरा क्वेश्चन बताऊं क्या आएगा। हमसे क्वेश्चन आएगा जो अंदर में छोटा सा स्पेस है, कौन सा छोटा सा स्पेस है आपको दिख रहा होगा, ये वाला। जरा मैं इधर ऐसे डार्क कर दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ये वाला जो स्पेस है, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, काफी इंपॉर्टेंट है, यही सबसे मुश्किल है इसका। तीन चार टॉपिक इसमें मुश्किल है, एक ये थोड़ा सा मुश्किल है, और आगे एक टॉपिक है 3D डायमेंशन पैकिंग, वो मुश्किल था, और एक फेस सेंटर्ड का हमारा कोऑर्डिनेशन में मुश्किल था। तीन टॉपिक बस मुश्किल है। जो हमने ये थोड़ा डार्क बनाया है, जो छोटा सा स्पेस वैकेंट है, उस स्पेस में हम एक छोटा सा सर्कल डाल दें। बड़े आइटम चार पास आ गए, जरा से देख लो इस तरीके का। और इस छोटे से सर्कल में, इस छोटे से सर्कल में एक हम सर्कल डाल दें, तो इस सर्कल का पूछेगा डायमीटर निकालें, इस सर्कल का पूछेगा एरिया निकालें, और इस सर्कल का पूछेगा रेडियस निकालें। चार बड़े आइटम है या तीन बड़े आइटम है, चार का मतलब क्यूबिकल है या स्क्वायर प्लेनर है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ये हमारा ट्रायंगुलर है जो हमने बनाया है थ्री आइटम का। ये तीन आइटम टच करेंगे तो जो छोटा सा सर्कल बनेगा, गैप होगा, उस गैप में कितने साइज का हम सर्कल डाल दें जो इजीली फिट हो जाए, जाके क्या हो जाए, इजीली फिट हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, जो बड़े साइज का सर्कल होगा उसको कैपिटल आर मानेंगे, और जो छोटे साइज का सर्कल है जो उसके अंदर जाके इजीली फिट होगा, उसके लिए हम स्मॉल आर मानेंगे। जरा एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, बड़े साइज का जो रेडियस होगा इसको हम आर मानेंगे, कैपिटल आर। इसके दो तीन क्यूब जो है, तीन सर्कल जब फिक्स होंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल जो हम फिट करेंगे, तो इसका जो रेडियस होगा इसको हम लोग स्मॉल आर मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, स्मॉल आर मानेंगे। तो थोड़ा सा लिखेंगे, पहले ट्रायंगुलर वॉइड की डेफिनेशन लिखना है। वॉइड फॉर्म, wide form, triangular void में लिखना है wide form by the touching, by the touching three sphere, by the touching three sphere is known as triangular void, is known as triangular void, is known as triangular void, triangular void। लिखा आप लोगों ने, फुल स्टॉप। ये ट्रायंगुलर void का एक फिगर भी ड्रॉ कर लेना है, कोई एक फिगर ट्रायंगुलर void का ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद लिखना है कैपिटल आर इक्वल टू, लिखना है रेडियस ऑफ अ स्फीयर, कैपिटल आर इक्वल टू लिखेंगे रेडियस ऑफ अ स्फीयर, कैपिटल आर इक्वल टू लिखेंगे रेडियस ऑफ अ स्फीयर,
और स्मॉल r इक्वल टू लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर विच कैन बी फिटेड, कैपिटल R का मतलब है रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल r का मतलब है रेडियस ऑफ स्फीयर which can be fitted in void, which can be fitted in void। लिख दिया आपने। पिछले क्लास में हमने 2 क्वेश्चन दिया था करने के लिए, शायद आपने किया होगा। तो एक बच्चे ने मुझे भेजा है कि दोनों क्वेश्चन जरा एक बार करने के लिए, तो मैं काम करता हूँ। अभी तो थोड़ा मेरी तुरंत क्लास है, तो मैं इसका सॉल्यूशन पेपर पे सॉल्व करके आपको शेयर पहले करता हूँ। एक बार आप सॉल्यूशन देख लीजिए, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो फिर एक बार मैं जरा सा इसको करूंगा, ठीक है। तो एक बार आप जरा सा मैं सॉल्यूशन का अभी सॉल्व करके आपको शेयर करूंगा ग्रुप में, आप वहां से देख लेना, ठीक है। और इस टॉपिक के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 3D पैकिंग थोड़ा काफी मुश्किल है, 3D के बाद थोड़ा सा आसान टॉपिक होता चला जाएगा, और 3D के बाद पूरा पोर्शन हम लोग धीरे धीरे जो देखेंगे बहुत ईजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सॉलिड स्टेट इजीली समझ में आ रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। 3D रिप्रेजेंटेशन दिखेंगे तो बहुत ही ईजी हमें लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।